जय हिंद दोस्तों। बात करें अगर एक आम इंसान की तो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अगर बात करते हैं आज के वर्तमान युग की तो उसकी सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा। एक अच्छे दार्शनिक ने कहा है कि किसी गरीब व्यक्ति को रोटी, कपड़ा या मकान प्रोवाइड करवाने की जगह अगर उसे शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए, उसे इतना शिक्षित कर दो कि वो रोटी, कपड़ा और मकान की जो आवश्यकताओं की भरापूर्ति है वो स्वयं कर सके, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। और इसी शिक्षा की बात करें तो इस शिक्षा को जो जंग लगा है पिछले 2 साल की बात करें तो उसका सबसे बड़ा कारण है कोविड-19, एक वैश्विक महामारी जिसने पूरी दुनिया को अंदर तक झकझोर दिया। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस वैश्विक महामारी ने, कोविड-19 ने जो है वो शिक्षा को पूरी तरीके से इफेक्ट किया है। आने वाले समय में शिक्षा किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ पाएगी, कौन कौन से इसके जो हैं वो प्रोज एंड कॉन्स रहे हैं, किस तरीके से शिक्षा को जो है वो निचले स्तर पे दिखाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में क्या शामिल होना चाहिए, शिक्षा शामिल होना चाहिए। और इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हम बात करें, इसी के विरोधाभास में हम बात करें तो कोविड-19 की वजह से पिछले 2 साल से शिक्षा का स्तर अपने निम्नतम चरम पर है। तो बात करते हैं इसके बारे में, काफी सारी बातें हम करने वाले हैं। देखिए, आज के समय पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है एक पेरेंट्स के लिए, एक स्टूडेंट के लिए या एक टीचर के लिए, जो सबसे बड़ा प्रश्न उसके मन में है तो वो क्या है कि क्या कोविड-19 ने शिक्षा को रोका है? क्या इस कोरोना वायरस ने शिक्षा को पूरी तरीके से रोक दिया है? यह प्रश्न हर एक व्यक्ति के मन में है, हर एक विद्यार्थी के मन में है, हर एक नागरिक के मन में है। तो आज इसी का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। आज इसी के बारे में हम कुछ ऑथेंटिक डाटा के आधार पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सर कोविड-19 जो है वो उसका बैकग्राउंड क्या रहा। एक बार देखते हैं क्विक रेस्पॉन्स के साथ में, उसके बाद में बात करेंगे कि कोविड-19 का शिक्षा पे किस तरीके से जो है वो इफेक्ट रहा और क्या आज के समय पे हमें कोविड-19 से हटकर कुछ सोचना चाहिए। क्या आज के समय पे शिक्षा को सुचारू तरीके से चालू करना हमारे लिए उपयोगी रहेगा। ये सारी बातें आज हम यहां क्लियर करने वाले हैं। बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है कि सर कोविड-19 ने शिक्षा को रोका है क्या, इसी बात का जवाब ढूंढने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं इस कोविड-19 के बैकग्राउंड पर। यह कहां से शुरू हुआ, किस तरीके से है, इसकी जर्नी क्या रही और किस तरीके से हमने इसको जो है वो अपोज करना स्टार्ट किया। इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक क्विक रिवीजन के साथ में, एक क्विक बैकग्राउंड के साथ में। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे कहूं कि जो कोविड-19 है, जो हाईली इन्फेक्टेड वायरस बताया जाता है, वो कब शुरू हुआ था। सबसे पहला केस जो है वो इसका कहां मिला था, इसका मिला था वुहान, चाइना में। दिसंबर 2019 की बात कर रहा हूं मैं, दिसंबर 2019 की बात कर रहा हूं जब इसका सबसे पहला केस वुहान, चाइना में मिला था। और उसके बाद में ये अपनी तेज गति से जो है वो लगभग 212 कंट्रीज और टेरिटरीज में फैल गया। अगर भारत की बात करें तो इसका जो पहला केस है, भारत में इसका जो पहला केस है वो 30 जनवरी 2020 को मिला था। 30 जनवरी 2020 को मिला था, जो केरल का था। यहां से एक जो लड़की है, यहां से एक जो फीमेल है, वो वुहान यूनिवर्सिटी से जो है वो पढ़कर केरल पहुंची थी और उसके बाद में भारत में जो है वो कोविड का प्रसार शुरू हुआ था। ये इसके बारे में क्विक बैकग्राउंड के तौर पे अपन ने जानकारी ली। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सर इसके फेजेस क्या रहे। एक शॉर्ट समरी के तौर पे मैं आपको याद दिला दूं कि लॉकडाउन जो था, अगर बात करें जहां से शिक्षा को रोका गया था, देखिए हम उसी टॉपिक पे आने वाले हैं, हम वही बात करने वाले हैं पूरी तरीके से कि सर शिक्षा को आखिर रोका क्यों गया या शिक्षा को अभी तक शुरू क्यों नहीं किया गया, या किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ये सारी बातों का जो है वो हम ऑथेंटिक जो है वो बात करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि कब से शिक्षा को जो है वो पूरी तरीके से बंद किया गया था। बात करते हैं लॉकडाउन
2020 के बारे में, जब 500 केसेस थे तो सबसे पहले अपना जो लॉकडाउन था वो 24 मार्च को जो है वो लॉकडाउन किया गया था फेज फर्स्ट के रूप में। उसके बाद में फेज सेकंड आया, फेज थर्ड आया और फेज फोर्थ, यानी 4 तरीके से लॉकडाउन को जो है वो आगे बढ़ाते बढ़ाते जो है वो कहां तक कर दिया गया था, 31 मई तक कर दिया गया था। यानी अगर बात करें यहां से 24 मार्च से ही जो है वो सबसे पहली बात आपको याद होगी, एक जनता कर्फ्यू के रूप में जो लॉकडाउन शुरू हुआ था उसे कंप्लीट लॉकडाउन के रूप में बदल दिया गया। जैसे ही ये लॉकडाउन लगा था, जो 500 केसेस पर मैं जो बात कर रहा हूं, जो है वो गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं, गवर्नमेंट की जो तरीके हैं वो कहते हैं कि ये लॉकडाउन लगने के बाद में जो मास जो आवागमन हुआ था लोगों का, वो वास्तविकता के तौर पे भारत का जो पार्टीशन था 1947 का, उसके बाद में सबसे बड़ा जो है वो आवागमन हुआ था। इतनी अफरा तफरी मची थी और उसी के साथ में सब कुछ एक तरीके से जीवन को जो है वो एक स्तर पर बंद कर दिया गया। एक बंद कमरे में जो है वो जीवन को हम सबने बंद कर लिया था इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए, जिसका आह्वान किया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये अपना लॉकडाउन के फेजेस रहे। इसके ठीक बाद में जो है वो जैसे जैसे लॉकडाउन का पीक आया, जैसे जैसे कोविड का पीक आया, धीरे धीरे पहले जो है वो 6 हफ्तों में कम हुए, फिर 8 हफ्तों में कम हुए और धीरे धीरे कम होते गए और हमने शुरू किया अनलॉक। अनलॉक शुरू करने पे हमारी जो है वो हमने कैटेगराइज किया चीजों को कि पहले कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिए, पहले कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो अगर उनको देखा गया तो जैसे जैसे फेज चलते गए तो काफी सारे फेजेस में जो है वो अनलॉक 1.0, 2.0, 3.0 अलग अलग डेज में, एक जो है वो 30 डेज, 31 डेज, 31 डेज, 30 अलग अलग फेजेस में जो है वो इसको अनलॉक किया गया और अनलॉक चलता रहा अपना 31 दिसंबर 2020 तक। इसके बाद में भी अनलॉक रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अनलॉक की बात करते हैं कि सर हर फेज में अनलॉक हुआ, हर फेज में एक आवश्यकता को जो है वो हर बार जो है वो 2 से 3 नई चीजें जोड़ी गई अलग अलग तरीके से। पहले जो है वो शॉप्स को खोला गया, मार्केट खोले गए अपनी अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, लेकिन जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिस नींव की बात हम कर रहे हैं, जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, हमें उसे बिल्कुल जो है वो सिरे से खारिज कर दिया गया कि इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। शिक्षा की तो हमें जरूरत ही नहीं है। शिक्षा को तो हम सुचारू रूप से तब शुरू करेंगे जब वैक्सीन आ जाएगी। जब क्या आ जाएगी? वैक्सीन आ जाएगी। और यही कार्यक्रम जो है वो चलता रहा। अगर बात करें 2021 की बात करें तो अपना जो दोबारा से फेज 2 का, या जो स्प्रेड 2 आई थी, वेव 2 कहते हैं अपन, जो सेकंड वेव आई थी, सेकंड वेव के बारे में फिर से लॉकडाउन हुआ। उससे पहले कुछ समय के लिए अलग अलग राज्यों ने अपने आधार पर जो है वो एक बार शिक्षा को सुचारू रूप से शुरू करने का प्रयास किया था। जो कुछ टाइम का फेज था, लगभग आप मान के चलें कि 1.5 से 2 महीने का टाइम जो था, जो जनवरी से लेके अप्रैल तक का जो टाइम था, जहां तक लॉकडाउन नहीं रहा था, उस बीच में कुछ प्रिकॉशंस के साथ में जो स्कूलें हैं या जो कॉम्पिटिशंस हैं, इन सबको एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम को खोलने की बात की गई और इसे चालू भी कर दिया गया था। लेकिन ठीक बाद में जैसे ही सेकंड वेव का आगमन हुआ तो फिर से शिक्षा को पूरी तरीके से रोक दिया गया। एक तरीके से कहूं तो फिर से इसे पिंजरे में बंद कर दिया गया और यह कार्यक्रम जो है वो अप्रैल से लेकर अभी तक चलता आ रहा है। अप्रैल से लेकर अभी तक चलता आ रहा है। और अगर बात करें किसी भी सरकार की, तो वो हमेशा से जो है वो शिक्षा को फिर से एक नए सिरे से खारिज करने पे तुली हुई है। तो इसके पीछे के कारण क्या है, या क्या वास्तविकता में ऐसा ही है? बहुत सारे जो हैं वो थ्योरीज कहती हैं, बहुत सारे जो है वो मीडिया कर्मी कहते हैं, बहुत सारे जो हैं वो प्लेटफॉर्म कहते हैं कि थर्ड वेव को देखते हुए शिक्षा को सुचारू तरीके से चालू नहीं किया गया है। लेकिन मैं यहां बात करने वाला हूं कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में जो अपने आप में सिद्ध हैं। इनकी हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि सर इसके बाद में इसका जो है वो क्या रहा। बात आती है वैक्सीनेशन के बारे में। जो बात हुई थी कि वैक्सीनेशन जब होगी, धीरे धीरे कोविड पर पकड़ मजबूत होगी, तो उसके बाद में हम शुरू करेंगे शिक्षा को। आप समझते चलिए, आप पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिए कि किस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है शिक्षा को लेके। वैक्सीनेशन पर पूरी बात हुई। वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है वो हमने कर दी थी कब से? 16 जनवरी 2021 से। 16 जनवरी 2021 से जो है वो वैक्सीनेशन की शुरुआत भारत ने कर दी थी। पूरे देश को जो है वो वैक्सीनेशन का बंटवारा कर दिया था। धीरे धीरे वैक्सीनेशन जो है वो शहरों से गांवों तक जो है वो पहुंचने लगी थी। लेकिन इसके बाद में बात कर रहे हैं 16 जनवरी 2021 की। अभी बात कर रहे हैं आज की। अगर बात करें अपन
आज की अगर अपन बात करें तो जो टाइम चल रहा है, जो अगस्त का टाइम चल रहा है, यहां तक कितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है, यहां तक कितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है, ये सारी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात की कि सर वैक्सीनेशन तो स्टार्ट कर दिया था, अब केसेस की बात करता हूं आपसे। देखो ये जो सारे आंकड़े हैं, सबसे पहली बात, ये सारे के सारे आंकड़े ऑथेंटिक हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। सारे के सारे आंकड़े जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिए गए हैं, इसलिए आप इनके बारे में बिल्कुल भ्रमित ना हो। ये आपको जो है वो ऑथेंटिकेट चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है। अभी तक अगर बात करें भारत की, तो टोटल केस हैं वो कितने आ चुके हैं? लगभग 3,24,76,773 केसेज जो है वो आ चुके हैं। और अगर बात करें किसके बारे में, डेथ के बारे में, तो लगभग 4,35,110 डेथ जो है वो काउंट की गई है ऑल ओवर इंडिया में। अब बात आती है वैक्सीनेशन की, जो हमने कहा था कि सर वैक्सीनेशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे? वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो वैक्सीनेशन कितनी हो चुकी है? वैक्सीनेशन अपने आप में जो है वो कंप्लीट कितनी हो चुकी है? लगभग जो है वो 58 करोड़ 59 करोड़ के आसपास जो है वो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है। 59 करोड़ जो है वो डोज जो है वो दिए जा चुके हैं, 59 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। और आपको मैं बता दूं कि फुल्ली जो जितने लोग वैक्सीन हैं वो कितने हैं? लगभग जो है वो 13 लाख हैं, 13,31,652 लोग हैं जो फुल्ली वैक्सीन है। चलिए 13 करोड़, नॉट 13 लाख, 13 करोड़ लोग हैं। चलिए, तो 13 करोड़ लोग जो हैं वो फुल्ली वैक्सीन है। बात कर रहे हैं 138 करोड़ की जनसंख्या में 13 करोड़ का फुल्ली वैक्सीन होना। वैक्सीनेशन की बात कही गई थी कि सबसे पहले वैक्सीनेशन होगी जो है वो किसके लिए होगी? 45 प्लस एज वालों के लिए होगी, बुजुर्गों के लिए होगी, उसके बाद में जो है वो 18 वालों के लिए होगी, और धीरे धीरे समय अनुसार क्या आ रहा है, बच्चों के लिए भी वैक्सीन का प्रबंध किया जा रहा है। काफी अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। 58 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज लगना एक साधारण बात नहीं है 138 करोड़ की जनसंख्या में। काफी अच्छे मूवमेंट के साथ में वैक्सीनेशन हो रहा है, और 13 करोड़ लोगों को तो जो है वो कंप्लीट डोज लग चुकी है, दोनों डोज लग चुकी है। ये बात कर रहे हैं हम पर वैक्सीनेशन के बारे में कि हमने कोविड को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया है, किस तरीके से हमने कोविड को प्रोटेक्ट किया है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? इसके ठीक बाद में अगर मैं बात करूं हमारे अपने राज्य की, जो क्या है? राजस्थान। राजस्थान जो है वो वैक्सीनेशन के मामले में 5वें नंबर पर है। राजस्थान जो है वो वैक्सीनेशन के मामले में पूरे भारत में 5वें नंबर पे है। इन्होंने काफी अच्छी वैक्सीनेशन किया है, काफी अच्छी तरीके से जो है वो लोगों तक वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीन पहुंचाई है, और काफी हद तक इन्होंने जो है वो एरिया कवर किया है। तभी तो अपना जो है वो राज्य कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। इसके ठीक बाद में जो बातें हुई, जो मैं चलता आ रहा हूं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, ये एक क्विक रिवीजन कह सकता हूं या एक क्विक बैकग्राउंड कह सकता हूं किसके बारे में? कोविड-19 के बारे में। अब जो बात होने वाली है वो किसके बारे में होने वाली है? एजुकेशन के बारे में होने वाली है कि सर एजुकेशन को किस तरीके से इफेक्ट हुआ, एजुकेशन किस तरीके से परस्त हुई कोविड-19 के सामने। जिस बच्चे की एज थी, जिस बच्चे को स्कूल जाने की शुरुआत करनी थी, आज वो जो है वो 18 महीने से स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाया है, स्कूल में अपना पहला कदम भी नहीं रख पाया है। अगर बात करें अपन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के बारे में, कंपटीशन के बारे में, तो बहुत सारे बच्चों के जो हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, जिनको शिक्षा में एक बड़ा नुकसान हुआ है। हर तरीके से आप किसी भी एस्पेक्ट में उठा के देखें, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो कंपटीशन हो, किसी भी तरीके से आप उठाकर देखेंगे तो आपको शिक्षा के आधार पर नुकसान ही दिखाई देगा। एक भी फायदा ऐसा नहीं है जो शिक्षा को हुआ हो कोविड-19 की वजह से। अब शिक्षा की जब बात आई तो मैं बात करूंगा उस थ्योरी के बारे में जो ऑथेंटिक है, सारी चीजें ऑथेंटिक हैं। आईसीएमआर न्यू दिल्ली ने जो है वो 20 जुलाई 2021 को एक रिपोर्ट दी थी। आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, और रिपोर्ट क्या थी कि उन्होंने एक सीरो सर्वे करवाया था। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, उनके जो चीफ हैं उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि क्या स्कूलें खुलनी चाहिए, किस तरीके से जो है वो स्कूलों को रीओपन किया जाना चाहिए, किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं आने वाले समय में। मैं बात करूंगा WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो भी बच्चों को लेकर क्या कहता है, वो भी शिक्षा को लेकर क्या कहता है। मैं बात करूंगा यूनिसेफ के बारे में। यानी हर तरीके से अपन जो है वो चीजों को ऑथेंटिकेट करते चलेंगे, और पूरे के पूरे डाटा जो है वो आपके सामने लेकर आने वाला। तो बात कर रहा हूं मैं आईसीएमआर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसके बारे में बात कर रहा हूं। 20 जुलाई 2021 को इनकी एक रिपोर्ट प्रदर्शित की गई, जिसमें कहा गया
इन्होंने कहा कि सबसे पहली बात जैसे बहुत सारे स्टेट्स में जो है वो स्कूलें चल रही है, बहुत सारे स्टेट्स में स्कूलें चल रही है, और जब भी गवर्नमेंट को स्कूल खोलने की बात आती है तो वो कहती है कि सर 9वीं से 12वीं तक सबसे पहले खोली जाएगी, पहले बड़े बच्चों को जो है वो स्कूल में लिया जाएगा, उसके बाद में हम छोटे प्रारूप पे, जैसा कि लास्ट टाइम में हमने वेव 2 के पहले हमने किया था, सेकेंड वेव से पहले हमने किया था। तो यही माहौल आप देखते हुए जो है वो आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट दी थी, और आईसीएमआर ने कहा था कि बड़े बच्चों की बजाय छोटे बच्चों का स्कूल खोला जाना एक ज्यादा लाभदायी रहेगा, हमेशा ज्यादा लाभदायक रहेगा छोटे बच्चों का स्कूल खोला जाना। ऐसा क्यों कहा? आईसीएमआर ने कहा, भैया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली ने कहा है, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप बात को समझने का प्रयास करें, मैं बार बार कर रहा हूं, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जो है वो ऑथेंटिकेट होगा, उन्होंने कुछ ना कुछ तो इस पर रिसर्च की होगी। तो एग्जैक्टली बात क्या है कि इन्होंने कहा कि आप जो है वो छोटे बच्चों का स्कूल खोल सकते हैं। छोटे बच्चों में इन्होंने क्या कहा कि आप छोटे बच्चों यानी जो नर्सरी से 5वीं तक है या 8वीं तक के स्कूल हैं उनको खोलने से बच रहे हैं तो उनको आप खोल सकते हैं। लेकिन आईसीएमआर ने साथ में यह भी कहा कि प्राइमरी स्कूल खोल तो सकते हैं लेकिन साथ में आपको कोविड के प्रोटेक्शन भी रखने होंगे। ऐसा रीजन क्या था, इसके पीछे का रीजन क्या था, एग्जैक्ट रीजन क्या था? क्योंकि बच्चों में जो हर्ड इम्यूनिटी होती है ना, बच्चों में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मतलब हमसे जो युवा हैं या जो बुजुर्ग हैं उनसे तो ज्यादा ही होता है, हर्ड इम्यूनिटी उनसे ज्यादा है। तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। देखिए, इसमें मैं बात करूंगा आईसीएमआर चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव की रिपोर्ट के बारे में, जिन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा था, जो आईसीएमआर के चीफ हैं, इन्होंने यह भी कहा कि भाई बच्चों के लिए स्कूल क्यों खोलने चाहिए, उनके सुझाव के पीछे वैज्ञानिक आधार उन्होंने दिया था। मैं बात कर रहा हूं ऑथेंटिकेशन की, वैज्ञानिक आधार उन्होंने दिया था। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े संस्थान की चीफ हैं और जो है वो अचानक से उठ के कहते हैं कि भाई बच्चों के लिए स्कूल खोल दे। आप बात को समझने का प्रयास करें। मैं उन पेरेंट्स को बार बार जगाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं उन टीचर्स को, मैं उन जो है वो इंस्टीट्यूशंस को बार बार जगाने का प्रयास कर रहा हूं। जो कई पेरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं सर अभी बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोला जाना चाहिए, ये नुकसानदायी हो सकता है। तो मैं उन्हीं के ऊपर ये बात कर रहा हूं कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर बलराम भार्गव जो आईसीएमआर के चीफ है। इन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक आधार के पीछे की बताया है कि छोटे बच्चों में जो वायरस हैं वो आसानी से हैंडल कर लेते हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो वायरस को आसानी से हैंडल कर लेते हैं क्योंकि इनके रिसेप्टर जो हैं वो कम होते हैं। जहां वायरस जाता है, जहां वायरस जाके जो है वो अपना वायरस जो है वो जहां जाता है वो रिसेप्टर्स बच्चों में कम होते हैं। और एक सीरो सर्वे इन्होंने करवाया था जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। अभी तक 4 सीरो सर्वे हो चुके हैं। तो सीरो सर्वे की अगर बात की जाए तो इसमें 9 साल के बच्चों जो हैं, 9 साल, इन्होंने कहा कि सीरो सर्वे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें देखा गया कि 6 से 9 साल के जो बच्चे हैं उनमें लगभग उतनी ही एंटीबॉडी दिखी जितनी कि बड़ों में है। यानी इस रिपोर्ट में यह सामने निकल कर आया कि 6 से 9 साल के जो बच्चे हैं, जो 6 से 9 साल के बच्चे हैं उनमें उतनी ही एंटीबॉडी है जितनी किसमें है, बड़ों में है। इसी के साथ में इन्होंने यह भी कहा कि देखो ये स्टेटमेंट अच्छे से समझना, ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि यूरोप के कई देशों में प्राइमरी स्कूल बंद ही नहीं किए गए थे। आप बात को समझो, यूरोप के बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने पूरे कोविड में, फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में कभी भी स्कूल बंद ही नहीं किए थे। प्राइमरी स्कूल उनके लगातार चालू थे क्योंकि वो कंप्लीटली इस बात को अश्योर थे कि हां बच्चों में कोविड का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बच्चों में कोविड का इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। और इसी के साथ में इन्होंने कहा कि स्कूल बंद किए गए थे, लिहाजा पहले प्राइमरी स्कूल को खोला जाना चाहिए। पहले इन्होंने प्राइमरी स्कूल को खोलने की बात कही। हालांकि साथ में उन्होंने यह भी कहा कि टीचर से लेकर सभी सपोर्ट स्टाफ तक वैक्सीन लगी होनी चाहिए। यह भी उनके कुछ शब्द थे और इस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन करना चाहता है, रीओपन करना चाहता है एजुकेशन सिस्टम को, तो वहां का स्टाफ और उनका जो सपोर्ट स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, उनका पूरा का पूरा स्टाफ है, वो वैक्सीन होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। अब बात करता हूं मैं उस रिपोर्ट के बारे में जो दी है एम्स डायरेक्टर ने। एम्स डायरेक्टर जो है गुलेरिया जी, जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया है, उनके क्या शब्द थे इसी स्कूल को खोलने के लिए। ये सारे के सारे जो तथ्य हैं, सारे के सारे जो तथ्य हैं वो आप देख सकते हैं, सारे के सारे ऑथेंटिकेट लोगों ने दिए हैं। क्लियर? ये किसी मीडिया कर्मी के नहीं हैं, ये जो है वो ऐसे लोगों के हैं जो अपने आप में
अपने आप में एक संस्थान है, अपने आप में एक संस्थान है। तो बात कर रहे हैं डॉक्टर एम्स के जो डायरेक्टर हैं गुलेरिया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के बारे में। उन्होंने कहा कि पिछले महीने में, यानी बात कर रहे हैं रिपोर्ट जो है वो कब आई थी अपनी, 20 जुलाई को। तो जून में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, और वो क्या था कि स्कूलों को खोलने की हिमायत इन्होंने की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि बच्चों को कोरोना से ज्यादा खतरा नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूं, बच्चों को कोरोना से ज्यादा खतरा नहीं होता, लिहाजा स्कूल खोले जा सकते हैं। एक दिन पहले भी उन्होंने कहा कि 5% से कम संक्रमण वाले दर पर जिलों में स्कूलों को खोलने की योजना बनाई जा सकती है। ये बात कर रहा हूं मैं 20 जुलाई के आसपास की, जो इनका स्टेटमेंट आया था। वो स्टेटमेंट मैं आपको यहां दिखा रहा हूं ताकि आप मेरी बात को समझ पाएं। बच्चों में हर्ड इम्यूनिटी अच्छी होती है, बच्चे में संक्रमण की दर जो है वो बहुत कम बताई जा रही है। तो स्कूल खोलने में समस्या क्या है? क्यों एजुकेशन सिस्टम को हम जो है वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं? क्यों हम इस बात को जो है वो पीछे पड़कर बैठे हुए हैं कि वैक्सीनेशन के बाद में जो है वो स्कूल खोले जाने चाहिए, जैसे मोस्टली बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन की अगर दर देखी जाए, मोस्टली मैं मानता हूं कि वैक्सीनेशन काफी अच्छी दर से हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो काफी समय लगेगा कंप्लीट वैक्सीनेशन में। और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं या बहुत सारे जो है वो संस्थान प्रधान है, जो अच्छे अच्छे संस्थानों के हेड हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें कोरोना के साथ में जीना सीख लेना चाहिए। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक हमारे साथ में रहनी है, लंबे समय तक ये वायरस हमारे साथ में रहना है, तो हमें इसके साथ में जीना सीखना चाहिए। अब बात करता हूं मैं कुछ और रिपोर्ट के बारे में, उसके बाद में आते हैं कि सर एजुकेशन का इफेक्ट जो है वो किस तरीके से दिख रहा है, या क्या वास्तव में सिर्फ जो है वो शिक्षा पर ही कोरोना है, क्या कोरोना ने सिर्फ शिक्षा को ही इफेक्ट किया है? ये सारी बातें हम करने वाले हैं। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं सीरो सर्वे रिपोर्ट के बारे में। जो चौथा सर्वे हुआ था जुलाई में, उसके बारे में बात कर रहा हूं। सीरो सर्वे क्या हुआ था? ये जो है वो देश भर के 70 जिलों में जो है वो सीरो सर्वे रिपोर्ट हुई थी। सीरो सर्वे जो रिपोर्ट है वो जुलाई की बात कर रहे हैं, मंगलवार को जो है वो जुलाई की बात कर रहे हैं। तो जुलाई में जो है वो चौथी सीरो सर्वे रिपोर्ट आई, जिसमें देश भर के 70 जिलों में जो है वो क्या किया गया, सर्वे किया गया। और उसमें उसके मुताबिक जो आंकड़े थे वो क्या था, 2/3 से ज्यादा आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई। 2/3 से ज्यादा आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई, इस सर्वे जो है वो सीरो सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है, जो चौथी सीरो सर्वे रिपोर्ट थी जुलाई के मुताबिक। तो आप समझ पा रहे हैं, 2/3 लोगों में एंटीबॉडी बन चुकी है, मोस्टली मतलब 65 से 70% लोगों में जो है वो एंटीबॉडी बन चुकी है ऑलरेडी। इसी के साथ में इसने कहा कि 6 से 9 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 9 साल के जो बच्चे हैं, उनमें 57.2% में एंटीबॉडी मिली, जबकि 10 से 17 साल के बच्चों में 61.6% में जो है वो कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। इसका मतलब यह है कि बड़ी तादाद में बच्चे कोरोना से संक्रमित होकर ठीक भी हो चुके हैं, और अभी उनके शरीर में इसके खिलाफ इम्यूनिटी मौजूद है। यह बात उम्मीद जगाने वाली है। देखिए, बात कर रहे हैं सीरो सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 70 जिलों में एक सर्वे किया गया, जिसमें पाया गया कि मोस्टली 2/3 से ज्यादा आबादी में क्या हो चुका है, एंटीबॉडी बन चुकी है। और उसमें से भी बात करें अगर दोनों पार्टीशन को अलग अलग करके, तो 6 से 9 साल के जो 57.2% बच्चे हैं उनमें एंटीबॉडी पाई गई, जबकि 10 से 17 साल के 61.6% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई। इसका अर्थ यह निकला कि इन बच्चों को ऑलरेडी ये कोरोना से संक्रमित होकर ठीक भी हो चुके हैं। मेरा कहने का अर्थ यह नहीं है कि इन सबको कोविड हुआ था, मेरा कहने का अर्थ यह है कि किसी भी तरीके से अगर वायरस ने इन पे अटैक भी किया है तो वो उस अटैक को ऑलरेडी झेल चुके हैं, ये अपने आप में इम्यूनिटी बना चुके हैं। एंटीबॉडी तो आप सब समझते हैं कि एंटीबॉडी किसका काम करती है, किसी भी जो है वो बीमारी को रोकने का काम करती है। तो ये ऑलरेडी अपने अंदर जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो क्रिएट कर चुके हैं। और ये रिपोर्ट है किसके बारे में, सीरो सर्वे रिपोर्ट, जो गवर्नमेंट का है, जो खुद भारत सरकार ने करवाया है देश भर के 70 जिलों में अलग अलग लोगों के ऊपर। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वापस आ जाते हैं अपने इसी टॉपिक पे। जो आईसीएमआर की सारी रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई है, देखिए मैं सारी रिपोर्ट्स के साथ में यह दावा कर रहा हूं कि किस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। कोविड का जो डर है, मैं मान सकता हूं कि कोविड अपने आप में एक वैश्विक महामारी है, उससे जितना बचा जाए उतना ही जरूरी भी है। लेकिन उसके साथ में शिक्षा को सुचारू रूप से शुरू करना भी जो है वो जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक अगली महामारी जो उभर कर आएगी, आने वाले समय में एक महामारी जो उभर कर आएगी वो आएगी अशिक्षा।
वो क्या आएगी? अशिक्षा आएगी। और जब जब अशिक्षा आई है, जब जब लोगों ने जो है वो शिक्षा को त्यागा है, जब जब लोगों ने अशिक्षा को जो है वो प्रमोट किया है, इलिटरेसी को प्रमोट किया है, तब तब जो है वो क्या हुआ है? एक तरीके से मतलब जो है वो संसार अस्त व्यस्त हुआ है। तो बात कर रहा हूं मैं इसी शिक्षा को सुचारू रूप से जारी करने का काम अभी जहां चल रहा है वर्तमान समय में, रनिंग स्कूल्स जो चल रही है वो देश के काफी सारे राज्यों में जो है वो रनिंग स्कूल चल रही है। इनके अलावा भी काफी सारे राज्य हैं जहां से बड़े बच्चों के लिए स्कूलें 50% टीचर एंड स्टाफ के साथ में, 50% बच्चों के साथ में, कंप्लीट प्रिकॉशंस के साथ में स्कूलें खोल दी गई है। वो है पंजाब है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे ऑलरेडी स्कूल को ओपन कर दिया गया है। बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 1 सितंबर 2021 से जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी ने ये बताया है, एसओपी में कहा है, एक नोट जारी किया है कि स्कूल और कोचिंग जो है वो खोली जाएगी और 50% के साथ में जो है वो विद्यार्थियों और स्टाफ को जो है वो लिया जाएगा। तो बात करते हैं इसी के बारे में, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इफेक्ट ऑन एजुकेशन की बात करें कि सर एजुकेशन पे इस कोविड का क्या इफेक्ट रहा, एजुकेशन पे कोविड का क्या इफेक्ट रहा। तो सबसे पहली बात मैं करूंगा किसके बारे में? इलिटरेसी के बारे में। ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है, आज के समय का सबसे बड़ा फैक्टर है इलिटरेसी, अशिक्षा। आप सोच के देखिए, जो गरीब परिवार से हैं, जो बच्चे बिल्कुल गरीब परिवार से हैं, या किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार की बात करूं, या जो है वो आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार की बात करूं, हर परिवार का बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित रहा है इस कोविड-19 के टाइम पे। और शिक्षा से वंचित रहा है तो सीधी सी बात यही कहूंगा कि उनमें जो है वो असाक्षरता बढ़ी है। इसी के साथ में, शिक्षा के साथ में ही जो है वो अशिक्षा के साथ में ही क्या बढ़ा है? अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ी है आने वाले समय में। इसके बाद में बात करें अपन इंस्टेबिलिटी के बारे में, अस्थिरता का भी जो है वो एक तरीके से चरम है। बच्चा अपने आप में जो है वो कमिट नहीं कर पा रहा है, बच्चा मेंटली और जो है वो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर से जो है वो जूझ रहा है, डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं, बहुत सारे इफेक्ट जो है वो बच्चों पर देखने को मिल रहे हैं। कोविड के टाइम पे जब से स्कूलें बंद हुई है, जब से जो है वो इंस्टीट्यूट्स बंद हुए हैं, तब से बच्चा अपने आप को एक अलग जो है वो सेगमेंट पे महसूस कर रहा है। कुछ समय के लिए ये सब कुछ ठीक था, लेकिन आज के समय पे मोस्टली पेरेंट्स और मोस्टली बच्चा यही चाहता है कि उसे दोबारा स्कूल जाने का मौका दिया जाए, वो दोबारा स्कूल जाएं और स्कूल जाके अपनी पढ़ाई को सुचारू तरीके से जारी रख सके। उनके नेचर और उनके जो है वो मिसकम्युनिकेशन में भी मतलब जो है वो बढ़ावा मिला है, उनको नेचर को भी जो है वो परिवर्तन देखने को मिले हैं, उनके बिहेवियर में भी परिवर्तन देखने को मिले हैं। साथ ही उनका जो कम्युनिकेशन पावर है, बच्चे का एक जो बॉन्ड होता है, बच्चे में एक जो संस्कार होते हैं, बच्चे में एक जो डिसिप्लिन होते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो इफेक्ट हुई है इस कोविड-19 में। ये मैं बात कर रहा हूं आज के वर्तमान डेट की मैं बात कर रहा हूं। 25 अगस्त 2021 का एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दावा किया गया है कि वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी देश को संक्रमण की तीसरी लहर से बचाएगी। यह दावा किया है एक मीडिया रिपोर्ट ने, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी जो है वो देश में संक्रमण की तीसरी लहर से हमें बचा पाएगी। आप बात को समझें, तीसरी लहर की अगर मैं बात करूं, जो कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि तीसरी लहर नहीं आएगी अगर हम सब मिलकर, अगर देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे, सुचारू तरीके से जो जैसे जैसे गवर्नमेंट ने जो है वो गाइडलाइन जारी कर रखी है, प्रिकॉशंस लेते रहें, अपने जो है वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क को वेयर करें, एनी टाइम आप जो है वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे ज्यादा जो है वो भीड़ वगैरह ना करें। ये सारी चीजें अगर चलती रहेगी तो बहुत सारे जो अधीक्षक हैं या बहुत सारे जो WHO वगैरह हैं, ये सब यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो थर्ड वेव की आशंका न के बराबर है। वैक्सीनेशन लगातार चल रही है, हर्ड इम्यूनिटी लोगों में लगातार बन रही है। मोस्टली मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, एक सीरो सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग की 2/3 लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, 65 से 70% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा जो है वो इनिशियल रहेगा। हम इसमें क्या सोच पा रहे हैं कि अगर हम
गाइडलाइन को बढ़िया तरीके से फॉलो करें तो थर्ड लहर, जो थर्ड वेव है, वो तो बिल्कुल आने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। ये एक मीडिया रिपोर्ट ने भी दावा किया है। दूसरा इसमें जो है वो एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं कि दूसरी लहर जो है वो पहली लहर के पीक के 6 माह बाद में आई थी और दूसरी लहर का पीक गुजरे 4 महीने हो चुके हैं। यानी जब पहली लहर आई थी, फर्स्ट वेव जब आई थी, उसके बाद में जो है वो 6 माह बाद में जो है वो सेकंड वेव आई थी। क्लियर? और सेकंड वेव को अभी तक कितना टाइम हो चुका है? 4 महीने हो चुके हैं। अप्रैल से स्टार्ट हुआ था तो उसको 4 महीने हो चुके हैं। इसी के साथ में जो है वो 35% आबादी को भारत में सिंगल डोज लग चुकी है और 65% जो है आबादी में क्या है? एंटीबॉडी है। इसलिए खतरा बहुत कम है। इसलिए खतरा बहुत कम है। अगर हम सब, भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे, वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तो आप और मैं, हम सब मिलकर थर्ड वेव को रोक सकते हैं, तीसरे चरण को रोक सकते हैं, जिससे हम शिक्षा और समाज दोनों को ही सुचारू रूप से जारी रख पाएंगे। इसके ठीक बाद में आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट की बात करूंगा। मैं ये सारी की सारी रिपोर्ट आपके लिए जो है वो सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि एक जो भ्रम पैदा कर रखा है, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करूं या बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज ने जो है वो एक भ्रम पैदा कर रखा है, लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। थर्ड वेव और थर्ड वेव के माध्यम से जो है वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बना दिया है लोगों में। तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप जो है वो प्रिकॉशंस लेते रहें, आप जो है वो गाइडलाइन की पालना करते रहें। हम और आप मिलकर थर्ड वेव को रोक पाएंगे। आईआईटी कानपुर ने दावा किया है, आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर की आशंका नहीं के बराबर है। ये वो सब लोग हैं जो काफी समय से कोविड पे रिसर्च कर रहे हैं। मैंने जिनकी रिपोर्ट आपके सामने शो की है, ये वो सब लोग हैं, जब से कोरोना आया है, जब से कोविड-19 प्रचलन में आया है, तब से ये इस पर रिसर्च कर रहे हैं और वही डाटा आपके सामने जो है वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। और इन्होंने ये भी कहा है कि वैज्ञानिकों ने कहा कि एहतियात छोड़ने पर खतरे की आशंका रहेगी, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं। बहुत सारे लोग जो हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट वेव के जस्ट बाद में देखने को हमें मिला था कि जैसे ही पहली लहर खत्म हुई तो लोगों ने कोविड को सीरियस लेना ही बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने जो है वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो है वो हरकतें की और उसी की वजह से सेकंड वेव की तरफ हमारा देश चला गया, जिसका एक नुकसान हमें ही हुआ, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो। किसी भी तरीके से देखें तो हमने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। तो मैं आपको बार बार इसी चीज के लिए मोटिवेट कर रहा हूं कि आप जो हैं वो गाइडलाइन की पालना करते रहें, थर्ड वेव को रोक सकते हैं, ये कह रही है आईआईटी कानपुर। चलिए इसके बाद में मैं बात करता हूं व्हाई शुड गवर्नमेंट रीओपन स्कूल्स, है ना। देखिए ये हमारा आज का कंक्लूजन है। जो हम बात कर रहे थे, कंप्लीट बातें कर रहे थे किसके बारे में कि सर शिक्षा पे जो इफेक्ट रहे, शिक्षा किस तरीके से जो है वो शिक्षा को दबा लिया गया, कोविड-19 ने दबा लिया, एक तरीके से कहूं शिक्षा को जो है वो एक निचले सिरे पर रख दिया गया, वो सारी चीजें। लेकिन आज के समय को देखते हुए क्या भारत सरकार को या किसी भी राज्य सरकार को शिक्षा को शुरू करने का निर्णय लेना चाहिए? तो मैं इस बात का समर्थन करूंगा कि ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि जो चीजें हम काफी टाइम से देख रहे हैं, कोविड टाइम से हम देख रहे हैं कि बच्चों में जो है वो काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। रोज किसी ना किसी मीडिया रिपोर्ट में एक अलग अलग तरीके के दावे किए जाते हैं। बच्चे जो है वो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे संस्कारों से जो है वो परे हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इसके उलट मैं ये भी कहूंगा कि साथ में हमें जो है वो प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए, वो भी उतने ही जरूरी हैं। लेकिन उसी के साथ में हमें क्या करना चाहिए? स्कूलों को दोबारा खोल देना चाहिए, यह हमें जरूर ध्यान रखना है। चलिए इसकी मैं जो है वो थोड़ा सा डीप बात करूंगा आपसे कि सर स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं या किस तरीके से स्कूलों को दोबारा खोला जाना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने आसपास के वातावरण में कि लोग अभी भी जो हैं वो काफी गैर जिम्मेदारी के साथ में, जैसे मार्केट वगैरह में आप बहुत सारी भीड़ देख लेते हैं। लेकिन स्कूलों को खोलना क्यों आवश्यक है और स्कूलें इसके लिए क्या कर सकती है? आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो क्या कर सकते हैं? तो मैं ये बात आपसे एक तरीके से मैं इस बात के लिए अश्योर करता हूं, मैं सभी संस्थान की तरफ से इस बात को अश्योर करता हूं कि हम लोग जो हैं, एक जो एजुकेशन सिस्टम है वो कोविड पे, प्रिकॉशंस पे सबसे बेहतर काम कर पाएगा।
ये बात एक पेरेंट्स को, एक टीचर को, एक बच्चे को अच्छे से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जो डिसिप्लिन हम मेंटेन कर पाते हैं, जो डिसिप्लिन एक संस्थान मेंटेन कर पाता है, वो आप बाहर कहीं भी मेंटेन नहीं करवा पाएंगे। इसलिए सभी पेरेंट्स से भी मेरी यही गुजारिश होगी कि वो बेझिझक जो है वो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी हो जाएं। प्रिकॉशंस के साथ में स्कूल्स या जो भी इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर हैं या जिस तरीके की भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वो अपने पूरे जो हैं वो गाइडलाइन की पालना करते हुए बच्चों को जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करवाएंगे। ये हम जिम्मेदारी लेते हैं। चलिए बात करते हैं इसके ठीक बाद में कि बच्चों के बारे में WHO ने क्या कहा है। अब बार बार ये क्वेश्चन उठ रहा है कि सर बच्चों को स्कूल भेजें, बच्चों को स्कूल भेजें तो क्यों भेजें? ICMR ने कह दिया, IIT कानपुर ने कह दिया, WHO क्या कहता है? WHO ने भी यही कहा था कि जैसा कि कोविड में देखा गया कि जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, जो अंडर एज हैं 18 ईयर्स, उनमें 8.5% बच्चे ही जो है वो इफेक्ट हो पाए थे। 18 साल से नीचे के, WHO मतलब ये वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूं मैं, कंप्लीट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड लेवल पर, पूरे विश्व स्तर पर जो है वो 18 वर्ष से जो नीचे के बच्चे हैं, वो कुछ 8.5% बच्चे ही जो है वो कोविड से इफेक्ट हो पाए थे। उनका रिस्क फैक्टर जो है वो, उनका जो रिस्क फैक्टर है वो काफी जो है वो क्या था, कम था। एग्जैक्टली आप इस बात को समझ के चलिए, आप इस बात को समझ के चलिए कि WHO ने भी कहा है कि बच्चों में वास्तविक तौर पर जो है वो बजाय बड़ों के बच्चों में जो है वो कोविड का प्रचलन वास्तविक तौर पे कम ही होगा। इसके ठीक बाद में एक रिपोर्ट और जो है वो आपके सामने लेकर आने वाला हूं, ए मैसेज फॉर पेरेंट्स और ए मैसेज फॉर टीचर्स एंड मेंटर्स की अगर बात करें कि मैं उनको क्या मैसेज देने वाला हूं एक एजुकेशन के बारे में, जो WHO ने कहा है एग्जैक्टली वो क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू WHO, व्हाट बेनिफिट्स वुड स्कूल रीओपनिंग प्रोवाइड? स्कूलों को दोबारा खोलने के क्या बेनिफिट रहेंगे, स्कूलों को दोबारा खोलने के क्या बेनिफिट रहेंगे और क्या क्या चीजें आप देख पा रहे हैं स्कूलों को ना खोलने की वजह से। ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो किसके हैं? WHO के हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैं। उन्होंने कहा है स्कूल क्लोजर्स हैव क्लियर नेगेटिव इंपैक्ट ऑन चाइल्ड हेल्थ, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, फैमिली इनकम एंड द ओवरऑल इकोनॉमी। यानी उन्होंने साफ साफ कहा है कि स्कूलों को बंद करना एक डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट है किस पे? बच्चों की हेल्थ के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर और साथ में फैमिली इनकम और ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर। यानी पूरी तरीके से ये एक तरीके से क्या कर रही है, एजुकेशन को ही इंपैक्ट नहीं कर रही है, ये आपकी इनकम को, आपकी इकोनॉमी को, आपके मेंटली डिसऑर्डर को, आपके फिजिकल अप्रोच को हर तरीके से इफेक्ट कर रही है। The decision to reopen schools should include consideration of the following benefits, है ना। जो रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आप स्कूलों को दोबारा खोलने का जो विचार है वो आपको क्या फायदे देने वाला है, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, तो उसके बेनिफिट्स के बारे में बात की है। WHO ने कहा है अलाउिंग स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर स्टडीज एंड कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लेवल। ये बात इस बार हमें देखने को मिली कि बहुत सारे बच्चे प्रमोट हो गए और बहुत सारे बच्चे प्रमोट होके, कई बच्चे इस चीज से खुश भी थे, तो कुछ बच्चों को अपने आप में नुकसान भी महसूस हुआ कि अगर वो प्रमोट नहीं होते तो वो और बेहतर कर पाते। लेकिन आप जो है वो भविष्य की योजना नहीं देख पा रहे हैं। भविष्य में आप उस चीज को देखिए, आपको जो आज प्रमोशन मिल रहे हैं, आज जो है वो बिना एग्जाम दिए आप प्रमोट हो रहे हैं, तो वो भविष्य में एजुकेशन के लिए आपको कहीं ना कहीं नुकसानदायी ही होगा। तो WHO ने बाकायदा कहा है कि बच्चे अपने स्टडीज को जो है वो कंटिन्यू कर सकें और नेक्स्ट लेवल अपनी अगली क्लासों में जा सकें, इसके लिए स्कूल खुलने चाहिए। इसके ठीक बाद में उन्होंने कहा एसेंशियल सर्विसेज, एक्सेस टू न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेलफेयर सच एज प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, की जो आवश्यक सेवाएं हैं, या बात करें अपन किसके बारे में, जो है वो एसेंशियल सर्विसेज हो गई, न्यूट्रिशन हो गई, बच्चों को भरण पोषण। देखो यार, ये बड़ा जो है वो फैक्ट है। आपने एक चीज नोट की होगी कि बच्चा जो है जब स्कूल जाता है, एक बच्चा जो है वो जब स्कूल जाता है तो उसको सिर्फ डिसिप्लिन और संस्कार के साथ साथ में उसका कंप्लीट, एक कहते हैं ना, मतलब संपूर्ण विकास होता है। चाहे वो न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे वो किसी भी तरीके से बात करें, वो मेंटली, फिजिकली हर तरीके से प्रिपेयर होता है। एक बच्चे की वास्तविक नीड जो है वो शिक्षा है, और वो कहां से शुरू होती है? स्कूल से शुरू होती है, एजुकेशन सिस्टम से शुरू होती है। इसके बाद में हम बात करें
कि ये किसके लिए बेनिफिट होगा? सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। जो बच्चा सोशली अपने आप को जो है वो क्रिटिसाइज महसूस कर रहा है, सोशली अपने आप को जो है वो नेगेटिव महसूस कर रहा है, या साइकोलॉजिकली जो है वो साइकोलॉजिकल तरीके से अपने आप को जो है वो नीचे महसूस कर रहा है, इन सब बच्चों के लिए यह बेनिफिट होगा कि स्कूल खुल जाए, तो वो अपने आप को इन चीजों में ढाल पाएंगे। इसके बाद में अगर बात करें कि इसके और क्या बेनिफिट रहेंगे, ये सारी बातें WHO की है, ये सारी बातें WHO की हैं। एक्सेस टू रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू कीप देमसेल्व्स एंड अदर्स सेफ। उनको एक चीज और समझ में आएगी कि वो किस तरीके से खुद को और दूसरों को क्या रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ये वाली बात आप दोबारा से पढ़ लीजिए। उनको, बच्चों को ये सीखने को मिलेगा कहां से? स्कूल से। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात WHO कह रहा है कि बच्चों को ये चीज सीखने को मिलेगी स्कूल से कि वो किस तरीके से खुद को और दूसरों को सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं। ये बच्चों को स्कूल से सीखने को मिलेगी, बच्चों को एजुकेशन सिस्टम से सीखने को मिलेगी। इसके ठीक बाद में अगर बात करें, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ नॉन रिटर्न टू स्कूल। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लिटरली अगर कहूं तो राजस्थान की अगर बात करूं तो काफी सारी ऐसे स्कूल्स और ऐसे एजुकेशनल संस्थान हैं जो बंद हो चुके हैं। जो छोटे छोटे स्कूल जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए स्कूल हैं, या जो रूरल एरियाज में जो स्कूल हैं, ये सारे के सारे जो है वो काफी सारे स्कूल जो है वो सिरे से बंद हो चुके हैं, पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाएंगे। इतना बड़ा नुकसान बच्चों को हुआ है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाएंगे। उनमें जो है वो नॉन रिटर्न स्कूल का जो है वो इंपैक्ट सबसे ज्यादा दिखाई देगा। तो इसे रिड्यूस करने के लिए, इसे कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्कूल खोल देने चाहिए, ये WHO ने कहा है। बेनिफिट टू सोसाइटी सच एज अलाउिंग पेरेंट्स टू वर्क। समाज के लिए यह भी जरूरी है। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चे को, जो दोनों के दोनों क्या है, एम्प्लॉय हैं, दोनों के दोनों काम करते हैं, वो क्या नहीं कर पा रहे हैं? वो अपने बच्चे को घर पर छोड़कर अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अदरवाइज अगर स्कूल्स ओपन रहेगी तो वो समाज में जो है वो अपने आप को क्या महसूस कर पाएंगे, किस तरीके से कि भाई जो है वो बच्चे को आराम से स्कूल भेजकर वो कहां जा सकते हैं? अपने काम पर जा सकते हैं, और समाज को जो है वो सही ढंग से जो है वो वर्क में ले सकते हैं। तो ये सारी बातें किसने कही है? WHO ने। भैया बेनिफिट्स गिना रहा है, WHO बेनिफिट्स गिना रहा है स्कूल खोलने के। चलिए इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। We will do and we will follow the guideline or precautions. Definitely. अगर बात करें एजुकेशनल सिस्टम की अगर बात करें तो ये दावा करते हैं, किसी भी तरीके से आप किसी भी एजुकेशनल सिस्टम के लिए मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शिक्षा को भी एक नए सिरे से शुरू करें। इसके लिए जो भी SOP जारी होगी, जो भी जो है वो गाइडलाइन जारी होगी, इंस्टीट्यूट्स उसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। सभी के सभी इंस्टीट्यूट उसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। लेकिन ये जरूरी है उन बच्चों के भविष्य के लिए, देखिए मैं बात कर रहा हूं बार बार शिक्षा की, और पूरी बात कर ली, लेकिन शिक्षा के लिए शिक्षक की बात नहीं की। तो अंतिम शब्दों में मैं यही बात करूंगा कि शिक्षा का जो मेन जो सिनेरियो जो तैयार कर रहे हैं वो क्या है? शिक्षक है। और शिक्षक हर समय में, अपने हर युग में, चाहे वो गुरु द्रोण की बात करूं या आचार्य चाणक्य की, हर युग में अपने जो है वो समाज का निर्माता रहा है। तो उस शिक्षक के भरोसे या इंस्टीट्यूट के भरोसे आप जो हैं वो शिक्षा को सुचारू रूप से शुरू कर सकते हैं। पेरेंट्स को भी मैं ये अश्योर करूंगा कि पूरी तरीके से गाइडलाइन की पालना की जाएगी और अच्छी तरीके से जो है वो बच्चों को सुरक्षित महसूस करवाया जाएगा। साथ ही मैं इंसिस्ट करूंगा, या मैं इस बात का भी जो है वो समर्थन करूंगा कि सारा का सारा जो सपोर्ट स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, वो सब वैक्सीनेटेड हो। ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। ये सारी चीजें थी किसके बारे में? कोविड-19 और एजुकेशन के बारे में, कि किस तरीके से कोविड-19 ने जो है वो एजुकेशन को क्या किया है? इफेक्ट किया है, किस तरीके से इंपैक्ट डाला है। काफी सारी रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि किस तरीके से हम स्कूल्स को जो है वो ओपन कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम को हम ओपन कर सकते हैं। और मैं भी इसी के साथ में आप सभी को जो है वो यही कहना चाहूंगा कि आप भी जो है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, साथ में मास्क जरूर पहने। मास्क ही बचाव है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मास्क ही वैक्सीन है, तो वास्तव में मास्क ही वैक्सीन है। और आप थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट से दूर हटके पॉजिटिविटी पे देखें। हम लोग जो है वो काफी हद तक कोविड में अच्छा कर चुके हैं और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा करेंगे अगर हम सब मिलकर
प्रत्येक नागरिक भारत का मिलकर जो है वो सरकार का सहयोग करें, गवर्नमेंट का सहयोग करें और शिक्षा और पूरे समाज को सुचारू रूप से जारी कर सकें। सो इसी के साथ में आप सभी को हेल्दी जो है वो रहने की शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।